सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ 2014 में, जब मोदी जी की इलेक्शन चल रही थी 2014 में। और पूरा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जो उसका यूज़ है सोशल मीडिया का उस दौर में किया। और आप देख रहे हैं कि एक बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी की सरकार हिंदुस्तान में 9 साल से चल रही है। और सोशल मीडिया ही नहीं, अब तो हस्बैंड के पास भी एक मीडिया है, वाइफ के पास भी एक मीडिया है, और अपना मोबाइल ही एक मीडिया है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी घटना शुरू होगी। रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म जो है, अकाउंटेबल जर्नलिज्म जो है, वो मेरे भाई बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जर्नलिज्म जो है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई भी है, ये समाज का वो एक आईना है जिसको हम फोर्थ ब्रिज ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। जब ज़माना बदलता है तो चीज़ें बदलती हैं, और जब चीज़ें बदलती हैं तो इंसान को कई बार ज़माने के साथ अपने आप को बदलना पड़ता है। हमारे साथ आज एक एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, सोहेल काज़मी जी, जो इनका अगर मैं ज़िक्र करूं तो शायद किसी मोहताज नहीं है कि इनकी मैं कोई बता सकूं कि ये क्या करते हैं क्या नहीं। सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोगों की काफ़ी सेवा करते हैं। और आज हमारा जो बातचीत रहेगी वो ख़ास तौर पे पत्रकारिता को लेकर रहेगी, क्योंकि जिस दौर से लेकर आज के दौर तक जो इन्होंने पूरा दौर देखा है, आज से 10 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें, या फिर आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, किस तरीके से पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों की बात करूं, या फिर क्या कुछ बदलाव जो है देखने को मिले हैं। और ये भी जानेंगे कि हालांकि बहुत से लोग शायद घर बैठ के जब कमेंट करते हैं ना, तो वो ये सोचते होंगे कि शायद पत्रकारिता करना बहुत आसान है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है, और वो जिम्मेवारी निभानी पड़ती है, उठानी पड़ती है। और जिस तरह से अगर मैं डॉक्टर की बात करूं, या फिर पुलिस की बात करूं, या किसी भी महकमे के किसी भी ओहदेदार की बात करूं, वो अपने अपने काम करते हैं, तो हम उनको उनका काम नहीं सिखा सकते। लेकिन कुछ लोग जो हैं, शायद प्यार है उनका, कमेंट्स में कई बार बोलते हैं कि देखिए जी, इसको ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए। तो सोहेल काज़मी जी, आज आपसे खुलकर बात करेंगे कि आज से 15 साल 20 साल पहले चले जाएं, जब दौर हुआ करता था टीवी का, जब हम छत पे चढ़ के एंटीना ठीक किया करते थे, या दूरदर्शन आया करता था। ज़माना बदला, फिर चैनल्स आने शुरू हो गए, और आज मोबाइल से जो है सोशल मीडिया का ज़माना है। जब शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया की, तो लोगों ने बड़ा कहा था ये कौन सी पत्रकारिता हुई, एक मोबाइल पकड़ा और माइक पकड़ा और चल पड़े। लेकिन धीरे धीरे जो लोग ऐसा कहते थे, उन्होंने भी उस चीज़ को अडॉप्ट किया। कितना फ़र्क आप देखते हो पत्रकारिता जो 10-15 साल पहले हुआ करती थी, या फिर आजकल की जो सोशल मीडिया की पत्रकारिता है, क्या एक मुख्य तौर पर डिफरेंस आपको नज़र आता है? पहले तो थैंक यू वेरी मच सर। दूसरा ये है मेरे भाई कि जिस तरह से वक्त बदल रहा है, उसी तरह से बड़ी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। सारी दुनिया जो है मोबाइल में सिमट के रह गई, जहाँ कम्युनिकेशन बहुत वीक हुआ करती थी। और उसके बाद जब दौर 95-96 का आया, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडिया में आया, और उसके बाद बड़े बड़े लंबे मोटे ट्राईपॉड के साथ ओबी वैन्स का एक चलन शुरू हुआ। जी। फिर आपने देखा होगा कि वो ट्राईपैड उठाने के लिए भी एक अलग, कैमरामैन के अलावा भी एक अलग बंदा होता था, इतना बिल्कुल। हैवी ट्राईपैड होता था। उसके साथ साथ फिर वक्त के साथ साथ चैनल बढ़ने लगे, तो सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ 2014 में, जब मोदी जी की इलेक्शन चल रही थी 2014 में। और पूरा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जो उसका यूज़ है सोशल मीडिया का उस दौर में किया। और आप देख रहे हैं कि एक बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी की सरकार हिंदुस्तान में 9 साल से चल रही है। और सोशल मीडिया ही नहीं, अब तो हस्बैंड के पास भी एक मीडिया है, वाइफ के पास भी एक मीडिया है, और अपना मोबाइल ही एक मीडिया है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी घटना शुरू होगी। रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म जो है, अकाउंटेबल जर्नलिज्म जो है, वो मेरे भाई बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जर्नलिज्म जो है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई भी है, ये समाज का वो एक आईना है जिसको हम फोर्थ ब्रिज ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये वो एक आईना है जो समाज को ठीक करने के लिए, समाज की त्रुटियों को उभारने के लिए, समाज खिले, समाज अच्छा हो, उसके लिए उसका काम करता है। और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, कुछ स्टोरीज में आपकी देखते हो जिसमें बड़ा डीपली आप अंदर जाते हैं, आपको एक दो बार असॉल्ट भी हुआ, क्योंकि जी। आप डीपली उस स्टोरी के अंदर गए और आपने अपनी जान की परवाह नहीं की और उस स्टोरी को उभारा। और चाहे आपको अपनी जान पे हमला हुआ, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है, अगर सब लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर बिलीव करें, जिससे किसी तरह निखर सके, खिल सके, और एक अच्छा मैसेज समाज को जा सके, मैं समझता हूँ वो एक इबादत है। अगर वो जर्नलिस्ट वैसा काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। सिर्फ टीआरपी के लिए मेरे व्यूज़ कितने हैं जी। और तेरे व्यूज़ कितने हैं, जी। तेरे व्यूज़ कितने, मेरे व्यूज़ कितने हैं, जी। उस चक्कर में आपने देखा होगा जी। कि हमने जर्नलिज्म को डिग्रेड कर दिया है। राइट। और रात को जो सोता है, जिसको कोई काम नहीं मिलता, मैं वो भी देखता हूँ, चाहे वो स्कूल गया ही नहीं है या स्कूल 5th 6th स्टैंडर्ड में छोड़ दिया, वो भी एक
जर्नलिज्म की डगर पर चल पड़ता है, जो मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है, उसके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। कुछ साल पहले की बात करूं, जब आपका दौर हुआ करता था तो उस टाइम के जो जर्नलिस्ट रहा करते थे वो किताबें बहुत पढ़ते थे, वो नॉलेज बहुत गेन करते थे, वो किसी भी स्टोरी पे काम करने जा रहे हैं उसका इतिहास जानते थे, उसके साइड इफेक्ट जानते थे कि अगर हम ये करेंगे इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो बायस नहीं होते थे, वो दोनों पक्ष रखते थे सोसाइटी के सामने, और कहीं ना कहीं वो आम जनता डिसाइड करती थी, देखिए इन्होंने उनका पक्ष भी रखा, इनका पक्ष भी रखा। लेकिन आपको लगता है कि आज के दौर में कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो वो पाथ फॉलो कर रहे हैं जो पहले हुआ करता था, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कुछ व्यूज़ के खातिर सिर्फ एक पक्ष दिखा देते हैं और कहते हैं देखिए जी बस हम ही कानून बन गए, हम ही वकील बन गए, हम ही पुलिस बन गए, हम ही जज बन गए। आपको लगता है ये कहीं ना कहीं जब एक पक्ष कुछ व्यूज़ के लिए दिखाया जाता है तो एक बड़ा घातक सिद्ध होता है? बिल्कुल होता है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि सिर्फ टीआरपी के लिए जर्नलिज्म करना या व्यूज़ के लिए जर्नलिज्म करना अच्छी बात नहीं है। आप देखते हैं, आप देखिए, हम सब पहले इंसान हैं, जी। चाहे वो आप नेता हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, हम पहले ह्यूमन बींग्स हैं। और एरर जो है वो हर ह्यूमन बींग से होता है, Correct. अपने अपने प्रोफेशन को लेके, अपने अपने घर को लेके, अपनी अपनी ज़बान को लेके। अब आप उस एरर को भी टीआरपी की मशीन में आप घुसेड़ देते हैं और उस पर टीआरपी लेना शुरू कर देते हैं, कोई भी इंसान हो, किसी भी सेक्टर से हो। दूसरा ये है, देखिए, पढ़ने और पढ़ाने का चलन घटना नहीं चाहिए। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी तभी आगे चलती है, एक सिविलाइज्ड मुल्क तभी आगे बढ़ता है। अगर आप जितने भी मुल्क बाहर के देखें, कोई भी अंग्रेज़ या कोई अंग्रेज़ बच्ची, उसके हाथ में किताब होगी, वो कोई ना कोई अखबार, कोई ना कोई रसाला, कोई ना कोई, चाहे जितने मर्जी वो डेवलप हो गए, क्योंकि पढ़ने लिखने से पढ़ना लिखना जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आता है। बुक जो है हर बंदा नहीं लिख सकता है। राइट। अगर वो अच्छा राइटर नहीं है, लेकिन उसने फिर भी पेन डाउन कुछ बुक की है, उसमें कोई ना कोई उसकी रिसर्च वर्क ज़रूर होगा जो आपको हेल्प करेगा। तो पढ़ने पढ़ाने का चलन जो है, मैं नहीं बोलता हूँ जम्मू में, जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में लाइब्रेरीज़ का चलन बहुत शुरू हो गया और बच्चे बच्चियाँ आजकल लाइब्रेरीज़ में 2-2 3-3 घंटे देती है, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप हिस्ट्री तभी जानेंगे जब आप पढ़ेंगे, आप विचार विमर्श तभी करेंगे जब आपको कोई नॉलेज होगी, और नॉलेज जो है जब आपको नहीं हो तो आप किसी को अपना गुरु धार लें। जर्नलिज्म में भी जैसे आप सीनियर हैं, जी। तो आने वाले जो बच्चे हैं वो आपको अपना रोल मॉडल माने, और आप जो है अपने सीनियर्स को अपना रोल मॉडल मानते थे। ये काफ़िला सीखने सिखाने का चलता रहना चाहिए। अगर आप बॉलीवुड में भी देखो, तो जितने आज सुपरस्टार्स हैं, वो दिलीप कुमार जी के पाँव छूते हैं, जी। अमिताभ जी के पाँव छूते हैं, इसलिए क्योंकि वो एक ट्रेंड सेट कर चुके हैं बॉलीवुड में। उसी तरह हमारे जर्नलिज्म में खुशवंत सिंह थे, वो नायर, कुलदीप नायर साहब थे, बड़े लोग हैं, वेद भसीन साहब थे यहाँ पे, श्याम कौल जी थे, ओएन कौल जी थे, जो जिनसे हम पाँव छू के कुछ सीखते थे। वही चीज़ मैं वो कह रहा हूँ, सीखने सिखाने का चलन वही है। चीज़ मैं कह रहा हूँ, मिलते हैं, पाँव छूते हैं और बहुत सी चीज़ें हमें समझ नहीं आती तो हम सवाल पूछते हैं, क्योंकि एक जब जर्नलिस्ट फील्ड में जाता है किसी स्टोरी को करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए, तो वो उसके दिमाग में भी उथल पुथल चल रही होती है किस तरीके से इस स्टोरी को संजोया जाए। तो वो कई बार उस उलझन को दूर करने के लिए अपने सीनियर से बात करता है कि ये मामला है, आप मुझे गाइड कीजिए किस तरीके से उसको किया जाए। आपको लगता है कि आजकल के कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जो पूछना नहीं चाहते, जिनको ये लगता है कि हम सीखे सिखाए हैं, हमें बस ए से जेड तक बड़ी एबीसी पता है, छोटी एबीसी का हम क्या करेंगे, उसका फुल स्टॉप कहाँ, कामा कहाँ या कैप्शन कहाँ। तो ये चीज़ें को लेकर जो है संजीदगी आपको लगता है दिखानी पड़ेगी। कोशिशें जो हमारे सीनियर्स ने की, जो एक प्लेटफॉर्म रखा, और जाहिर सी बात है पीढ़ी दर पीढ़ी उस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट मिलता है। ये जो अदब अपने सीनियर्स को लेकर, ये जो सीखने की जो लालसा रहती है, वो आपको लगता है कि आज की पीढ़ी में थोड़ी कम है, पेशेंस लेवल कम है? बहुत कम है। इसीलिए आप देखिए सोसाइटी में वैल्यूज़ डिग्रेड हो रही हैं, पेशेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो रहा है। इसीलिए डाइवोर्सेस जो हैं जम्मू कश्मीर में भी बाकी स्टेटों की तरह बढ़ रहे हैं। मियाँ बीवी में पेशेंस नहीं रही है, घर में बाप बेटे की पेशेंस नहीं है, तो घर टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है। उसी तरह सेम इज़ द केस विद आवर प्रोफेशन, क्योंकि हमारा प्रोफेशन बड़ा नोबल प्रोफेशन है, और जो भी इसको परस्यू करता है एक इबादत की तरह परस्यू करता है। रोटी पेट तो लगा है सबको, रोज़ी रोटी तो कमानी है, लेकिन उसके साथ कुछ सिद्धांत, कुछ असूल होने बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप उन सिद्धांतों और असूलों पे नहीं चलते हैं, और आप देखिए कि नॉन प्रोफेशनल लोग, शराब बेचने वाला भी जर्नलिस्ट बन जाता है, छोले भटूरे भेजने वाला भी जो है अपने प्रोफेशन को छोड़ के जर्नलिस्ट बन जाता है, वो कभी जर्नलिस्ट नहीं बन सकता।
आप जितने मर्जी अरबपति बन जाएं, जितना मर्जी नाम आप अपने बिजनेस में कमा लें और आप अखबार शुरू कर लें और या कोई चैनल शुरू कर लें, तो आप जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। आपको जर्नलिस्ट हायर करने हैं, आप जैसे प्रोफेशनल्स को हायर करना है अपने चैनल चलाने के लिए या अपनी अखबार चलाने। तो ये लोग जो सोचते हैं कि अखबार जर्नलिज्म जस्ट लाइक ए वाइट एलिफेंट, और वाइट एलिफेंट को ख़रीदा जा सकता है, उस पर बैठ के किसी भी राजभवन में आप जा सकते हैं, किसी भी मिनिस्टर को आप पकड़ सकते हैं। मैं समझता हूँ वो ट्रेंड जो है बड़ा गलत है और बड़ा अलार्मिंग है। अब सुना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्रॉ कर रही है कि ये उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज ए जर्नलिस्ट, और वो होना भी चाहिए। देखिए, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न पहले बनेंगे तभी एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट बन सकते हैं, और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट जो है वो कंट्रीब्यूटर रहता है समाज को, वो डिस्ट्रॉय नहीं करता समाज को, वो पॉजिटिविटी की खुशबू फैलाता है समाज में और पूरे नेशन में, और उनको हमें सुनना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। अब 100 चैनल आपके रिमोट पे आते हैं तो आप 100 चैनल नहीं देखते, राइट। आप हिस्ट्री चैनल पे रुक जाते हैं, ज्योग्राफी चैनल पे रुक जाते हैं, एनडीटीवी पे रुक जाते हैं, या फिर रात को कभी कभी मूड अच्छा करने के लिए अर्नब गोस्वामी को भी सुन लेते हैं कि ये जो भारत सुनना चाहता है, क्या सुनना चाहता है, किस तरह से सुनना चाहता है। और कहीं कहीं अच्छा लगता है, कहीं कहीं सीखने को बहुत कुछ मिलता है, कहीं कहीं हम नाराज़ भी होते हैं और बैकफुट पे जाते हैं कि ये जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड जो है घट रहा है। लेकिन कुल मिला के जब हम चैनल्स को रिमोट पे घुमाते हैं तो 5 चैनल से या 6 चैनल से ऊपर नहीं हम बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल। जो बिल्कुल जेन्युइनली रिपोर्टिंग करते हैं और जो बिल्कुल आपको अपडेट रखते हैं भारत के साथ, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस के साथ, स्टेट की हालात के साथ, मिलिटेंसी के साथ, बाकी चीज़ों के साथ। तो मैं समझता हूँ रियल वर्क जो है वो हमेशा थोड़ा देर बाद रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन रिफ्लेक्ट ज़रूर होता है, और उनकी जो इज़्ज़त है वो कायम दायम रहती है, और उनको किसी लेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं प्रेस का। अब आपको ज़रूरत नहीं है जी। कि मैं प्रेस का हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि आपने इतना काम किया कि आपको जानते हैं लोग, और पहचानते हैं और आपके काम को एक्नॉलेज करते हैं। क्या लगता है, क्या आज की जनरेशन में पेशेंस की कमी तो है ही है, क्या लैक ऑफ यूनिटी भी है? किसी ने एक थोड़ा सा कुछ किसी के, या फिर ये सारी गेम व्यूज़ की है कि हाँ भाई, किसी की अगर कोई स्टोरी अच्छी चलेगी तो पीछे भेड़ चाल की तरह चल पड़े, हमने भी करनी है या हमने भी वो करना है। इसकी वजह क्या मानते हो? क्या जो ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, मीडिया हाउसेस चलाते हैं, क्या उनमें वो इनर कंपटीशन रहता है कि डोगरी जाखदन फलाने का मुड़ा वो इंटरव्यू करी या तू रही, या क्या ये साइकोलॉजिकल प्रेशर उस रिपोर्टर पे रहता है उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि देखो जी, उसने वो स्टोरी कर ली, उसके व्यू अच्छे आ गए, आपने क्यों नहीं की? तो इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में या फिर खबरों के पीछे भागने में मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बेहतर जर्नलिस्ट होगा, जो सीखा हुआ जर्नलिस्ट होगा या फिर पका हुआ जैसे फल कहते हैं, उसको स्टोरियों के पीछे भागना नहीं पड़ता। वो अपना दिनचर्या की तरह प्लान करता है, उससे मालूम है कि मैंने क्या करना और कैसे करना है। क्या इसके पीछे उन मीडिया हाउसेस का रहता है प्रेशर कि देखो जी, देखा देखी का दौर चल रहा है कि एक हमने कोई, जिस तरह मंडी का जिक्र आपने किया कि मंडी लगाई है, एक तरफ किसी की बोनी ज़्यादा होगी तो हम क्यों पीछे रह गए? क्या ये वजह मानते हो? जब हम कंपेयर करते हैं जम्मू और कश्मीर को, तो कश्मीर की एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत हाई था एज़ कम्पेयर टू जम्मू। अगर आपने 80s का दौर देखा होगा, जब मारुति लॉन्च हुई 85 में हिंदुस्तान में, और जम्मू कश्मीर में भी जब मारुति आई तो एक एसेसरी की दुकान खुली, और पता देखने में ये लगा 87 88 में कि मारुति कम निकलती थी, एसेसरीज़ की दुकान ज़्यादा खुलती थी। ज़्यादा खुलती उसी थी। तरह एक चलन यहाँ हुआ फाइनेंस कंपनीज़ का, जी। ये किट्टीज़ डालने का। तो हर बच्चा हर घर में एक फाइनेंस कंपनी खोलने लगा। जी। जहाँ एजुकेशन का स्तर नीचे होगा, जिस स्टेट में, जिस यूनियन टेरिटरी में, जिस खिते में, और दिमाग का उपयोग कम होगा, तो भेड़ चाल रहेगी, और वो भेड़ चाल से वो नुकसान अपना भी करते हैं। आज एसेसरी की दुकान 4 रह गई हैं, मारुति बहुत निकलती हैं। उसी तरह फाइनेंस कंपनी उड़ गई, कहीं मर गए, कहीं मर्डर हो गए और कहीं ख़त्म हो गए। तो ये अनफॉर्चुनेट होता है कि जब लैक ऑफ नॉलेज किसी इंसान में हो और पैसे के बुलबूते पे वो कुछ अपने आप को बताना चाहता है, तो फेल हो जाता है। क्योंकि हमेशा किसी भी, कोई भी बिज़नेस, आप कोई भी तजारत जब आप करते हैं, जब तक आप फुल्ली इक्विप्ड खुद ना हो, और फिर आप किसी को बड़ा छोटा ना माने, या किसी से कोऑर्डिनेट करके उस प्रोफ़ेशन में योगदान ना करें, तो आप प्रोफ़ेशन के साथ भी एक नाइंसाफ़ी करते हैं और अपने आप के साथ भी। ये भेड़-चाल जम्मू में इसलिए है क्योंकि हम उस लेवल से, एजुकेशन के लेवल पे थोड़ा पुअर थे, और शायद आने वाले दिनों में आने वाली जनरेशन जो है वो कहीं कोई इम्प्रूवमेंट करे। लेकिन जिस तरह की भेड़-चाल मैं देख रहा हूँ, उससे ये लगता है कि पेशेंस और वैल्यूज़ जो हैं वो, यहाँ मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, जम्मू में ख़ासकर, तो वो डिग्रेड हो रही हैं। उस पे हम सब लोगों को, जो सिविलाइज़्ड
सोसाइटी के लोग हैं उन सबको विचार विमर्श करना चाहिए और अवेयर करना चाहिए आने वाली जनरेशन को कि इसके नुकसान ज़्यादा हैं, इसके फ़ायदे कम हैं। और फ़ायदे को देखते हुए अभी आप देखिए ड्रग अब्यूज़ बढ़ रहा है, राइट। तो ड्रग अब्यूज़ में गरीब के बच्चे कम हैं, लेकिन मिडिल क्लास और अबव मिडिल क्लास के बच्चे ज़्यादा हैं। जी। इनको अवेयर करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को अवेयर करने की ज़रूरत है कि बच्चा जान रहेगी तो बच्चा रहेगा, और बच्चा रहेगा तो आगे बहू आएगी, फिर उसके पोते होंगे। जी। तो ये सब चीज़ें अलार्मिंग हैं। एज़ ए सिटीज़न हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, समझाना चाहिए, और एक अच्छा घर जो है मज़बूत रहे। एक अच्छा घर मज़बूत रहेगा तो अच्छा समाज मज़बूत रहेगा, फिर भारत मज़बूत रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी तरफ हम सबका फ़र्ज़ बनता है अपनी कंट्रीब्यूट करने का। देखा-देखी का दौर काफ़ी है, ये बात हम समझते हैं। और रही बात मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं ये नहीं मानता कि मेरा कंपटीशन उससे है या मेरा कंपटीशन उससे है। मेरा सोचने का मतलब ये है कि मेरा कंपटीशन मेरा खुद से है, क्योंकि मुझे इम्प्रूवमेंट अपने आप में लानी है। और ये नहीं है कि हाँ भाई उसका नाम ज़्यादा है तो उसको बीट करके पीछे जाना, ऐसा नहीं है। आपको लगता है इस तरह की सोच रखने वाले भी बड़े काम है, क्योंकि मुझे इम्प्रूवमेंट अपने आप में लानी है और कंपटीशन मेरा खुद से है कि पिछली बार अगर मैंने ये गलती हुई थी इस बार ना हो, इससे बेटर करना है। तो आपको लगता है अगर इस तरह की सोच भी आम इंसान में हो जाए तो ये सब चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज़ हो जाएँगी? देखिए, बिल्कुल देखिए, सुनने की शक्ति बढ़ाइए, बोलने की शक्ति घटाइए। नॉर्मली ये होता है कि बोलने की शक्ति लोगों के पास बहुत होती है, बहुत होती है। वो सुनना ही नहीं चाहते किसी की। जी। तो आप सुनना, इनकमिंग जो है ना, लिसनिंग पावर जो है उसको बढ़ाइए, और कम बोलिए और नपा-तुला बोलिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो सहन शक्ति है वो बढ़ेगी, आपकी जो इन डेप्थ नॉलेज है वो बढ़ेगी, और आप अच्छे कंट्रीब्यूटर रहेंगे जब भी आप कुछ बोलेंगे या जब भी आप डिलीवर करेंगे। तो ये सब चीज़ें पेशेंस को मजबूत करती हैं, आपके हौसले को बुलंद करती हैं, आपका जो काफ़िला है आगे बढ़ने का उसको भी स्ट्रेंथ देती हैं। और जब आप में ये दृढ़ विश्वास हो कि मुझे उस चीज़ को हिट करना है या उस गोल को हिट करना है, तो उसके लिए सब चीज़ें बड़ी एसेंशियल हैं जिसका मैंने ज़िक्र किया, आपने भी ज़िक्र किया। जी। और वो जब तक नहीं होगा, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। आप वहीं के वहीं मेंढक के कुएँ के मेंढक बन के अपने आप को कभी शाहरुख खान और कभी सलमान खान बना के फिर मेंढक की तरह कुएँ में सो जाएँगे, आप आगे नहीं चल पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो बहुत सी ऐसी बातें बताई जो आपके बहुत काम आएँगी, और ज़ाहिर-सी बात है इनसे जब भी बात करो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये सच्चाई है ज़िंदगी की कि इंसान देखा-देखी में भेड़-चाल में भाग तो पड़ता है, लेकिन उसका खुद का वजूद कहीं न कहीं रह जाता है। जब आप अपने आप पे वर्क करोगे, जो अपने आप को बेटर करने की कोशिश करोगे अपने लिए ही, आपको किसी को दिखाने के लिए अपने आप को बेटर नहीं करना। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और कई बार कुछ ऐसे हैं जो आज की जनरेशन के, जिनको अभी शायद 1 साल या 2 साल या 3 साल हुए होंगे इस फील्ड में आए हुए, वो सीखना चाहते भी हैं। एक कदम वो आगे पूछने के लिए अपने सीनियर से बातचीत करते हैं कैसे किया जाए, तो उसके 4 व्यक्ति पहले खींच लेते हैं, छोड़ परे यार, उसको बड़ा पता होगा। तो ये चीज़ें एक शायद इंसान का स्वभाव भी शो करती है कि उसका व्यक्तिगत तौर पर नेचर किस तरीके से है। आप कोई भी काम कीजिए, आप बिज़नेस कीजिए या पत्रकारिता में आइए या फिर कुछ भी कीजिए, उसमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, तभी आप अपने गोल जो है उसको अचीव कर सकते हो। फिलहाल आप देखते रहिए चैनल वन, राहुल खत्री। नमस्कार।